नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एलियंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। संसद भवन के बारे में दिया है, यह है पुरानी संसद, यह है नई संसद। अभी संसद की जो कार्यवाही है नए संसद भवन में ट्रांसफर हो रही है, तो पुरानी संसद के भवन के बारे में अलविदा के समय थोड़ा जानेंगे। यह है धनुष और आर्टिलरी गन्स यानी तोप है, भारतीय सेना में शामिल हो रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये प्रलय मिसाइल है जो सरफेस से सरफेस वार करने में सक्षम है। भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर इसे तैनात किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। प्लस विश्व ओजोन दिवस का जो 29वां संस्करण मनाया गया, इसके बारे में भी जानेंगे। ये है ब्रंट लाइन्स। ब्रंट लाइन ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करती है। यह एक काल्पनिक रेखा यानी लाइन है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। पुरानी संसद भवन के बारे में दिया है, अभी तो इसका अलविदा हो रहा है, तो इसके बारे में एक डिटेल्स जान लेते हैं। संसद भवन भारत की संसदीय सीट होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का घर होता है। लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर बात करें तो इसकी नींव यानी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगर इसके वास्तुकारों की बात करें तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर्स के द्वारा इस इमारत की डिजाइन की गई थी। भारतीय रूपांकनों और शैलियों को इसमें शामिल किया गया है। इस इमारत का उद्घाटन कब हुआ? 18 जनवरी 1927 को। उस समय भारत के वायसराय, उस समय भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन्स। इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया पुरानी संसद जो थी हमारी इस समय। तो इसी की शुरुआत हुई। उस समय उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें चलता था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का जब संविधान सभा के नियंत्रण में आई संसद भवन, तब इसका नाम 1950 के बाद से संसद भवन रख दिया गया। इसके पहले यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय का यह पूर्व गृह था। जो संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, उसका उपयोग किया जाता था। पहले इसका उपयोग किया जाता था भारत के संघीय न्यायालय के द्वारा। भारत का जो ब्रिटिश समय संघीय न्यायालय के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में अदालत के अपने भवन में स्थानांतरित होने से पहले यह 10 वर्षों या इससे अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम किया था। कौन? जो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस था। पहले तो ब्रिटिश समय में भारत के संघीय न्यायालय के रूप में काम करता था, जब भारत के नियंत्रण में आ गया तो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करता था 10 वर्ष या उससे अधिक तक। फिर उसके बाद ट्रांसफर हो गया, अभी कार्यवाही नए संसद भवन में ट्रांसफर हो गई। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, इसके बारे में बता दिया जा चुका है और भी वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं। पुरानी संसद के भवन में थोड़ी वास्तुशिल्प के बारे में अगर बात करें तो यह इमारत पश्चिमी और भारतीय शैलियों का वास्तुशिल्प यानी मिश्रण वास्तुशिल्प है। इसमें शास्त्रीय पश्चिमी तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें स्तंभ और गुंबद को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यह मध्य प्रदेश का जो 170 महादेव यानी मंदिर यानी जो 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर यानी एमपी के अंदर जो मंदिर है, इससे प्रेरित होकर इस भवन को बनाया गया है। गोल है, चौतरफा। इमारत की परिधि गोलाकार है, जिसके चारों तरफ बाहर 144 स्तंभ यानी कि खंभे लगे हुए हैं। पुरानी संसद भवन की बात हो रही है। इमारत में बड़े बगीचों से घिरी हुई है, चारों तरफ इसके बगीचा है और इसकी परिधि को लाल बलुआ पत्थर के रेलिंग से घेरा गया है। इसकी परिधि मतलब इसके चारों तरफ एक लाल बलुए पत्थर की रेलिंग लगाई गई है पुरानी संसद भवन का। तो ये था पुरानी संसद भवन के बारे में। नई संसद भवन के बारे में तो कई सारी वीडियो बन चुकी है। विश्व ओजोन दिवस के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों है? हर साल 16 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बार 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1987 में 1987 में यानी 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। उसमें भारत भी इंक्लूड हुआ था। उसी की स्मृति में, उसी की याद में इस बार 29वां ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ है यानी कि जो ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
विश्व ओजोन दिवस का 2023 विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय यानी कि जो थीम है क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, फिर डाट दिया है, फिर ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये है थीम 2023 की ओजोन दिवस की। वहीं ओजोन परत के बारे में बात करते हैं अभी, तो ओजोन दिवस हो गया, ओजोन परत के बारे में बात करते हैं। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का सिंबल के रूप में बात करें तो O3 होता है, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। ये समताप मंडल में है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो 15 किलोमीटर धरती के स्पेस से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर्स बोलते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर्स। स्ट्रेटोस्फियर्स में एक लेयर है, एक लाइन है, जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर्स, जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर्स ये करती क्या है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस होती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उसे अपने ही अंदर रोक के रखती है। ओजोन लेयर उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये जो किरणें होती है काफ़ी घातक होती है। अगर पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें अगर आती है तो धरती पर जो कहते हैं त्वचा कैंसर होता है, उसके लिए अल्ट्रावायलेट किरणें जिम्मेदार होती हैं। तो एक तरीके से जो ओजोन लेयर है, इसे पृथ्वी के रक्षक के रूप में माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसके कारण ओजोन लेयर का जो क्षति हो रहा है, उस क्षति को रोकने के लिए, उस पदार्थ को, उस क्षति यानी ओजोन लेयर का जो क्षति है उसे रोकने के लिए, जिस पदार्थ के कारण क्षति हो रहा है उसे समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। तो आगे और भी जानते हैं थोड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के बारे में। इसका संशोधन हुआ था। इसमें बताया जा रहा है कि इसके संशोधन में 99% यानी कि 99% तक जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, यानी जिसके कारण से ओजोन का नष्ट होता था, उसको खत्म करने में असफल रहा है। कौन, जो ये प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 2066 तक जो अंटार्कटिका पर ओजोन परत का स्तर था, यानी कि लगभग 1980 के दशक में, ध्यान रखिएगा, 1980 के दशक के समय अंटार्कटिका पर जो ओजोन का लेयर रहता था, उस स्तर पर माना जा रहा है कि यदि जो क्षयकारी पदार्थ है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, उसे कम किया गया लगातार, तो अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 2066 तक अपने 1980 के जो लेवल था ओजोन लेयर का, वो प्राप्त कर लेगा अंटार्कटिका। और वहीं 2045 तक बात किया जा रहा है कि आर्कटिक भी अपने लेयर को प्राप्त कर लेगा, और शेष ग्रह का शेष भाग 2040 तक अपने पुराने स्तर यानी 1980 के दशक तक ओजोन का जो स्तर था उसे प्राप्त कर लेगा। तो भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने, हानिकारक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और कटौती हासिल करने में सक्रिय रहा है। भारत भी कई सारी पहल किया है ओजोन को कम करने के लिए। जैसे कूलिंग सिस्टम था, कूलिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेटर जो संक्रमण था उसे कम करना और भी एफिशिएंस बनाना, ताकि कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में जो किगाली संशोधन हुआ था, किगाली रवांडा की कैपिटल से, वहाँ पर एक संशोधन हुआ था। उसमें बताया गया कि जो उच्च यानी जो हाई ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले गैस हैं, जिसे बोलते हैं HFC, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसके उत्पादन और खपत को धीरे धीरे कम करना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर को क्षय करने के लिए। तो इसे HFC को ओजोन क्षयकारी गैस भी कह सकते हैं या पदार्थ भी कह सकते हैं। तो ये था इसके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। आगे बढ़ेंगे, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दिया है, तो इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो LAC है, LAC यानी जो चाइना का बॉर्डर है, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल्स यानी कि LOC जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर तैनाती के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का एक रेजिमेंट के अधिग्रहण का अनुमति दे दी है रक्षा मंत्रालय द्वारा। रेजिमेंट मतलब कि एक ऐसा रेजिमेंट बनाया जाएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल को ही, यानी जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे ऑपरेट करेगा। इस मिसाइल को कहाँ पर लगाया जाएगा? चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। एक बार फिगर में एक बार इस लाइन को देख लेते हैं, दोनों लाइनों को। यह है लाइन ऑफ कंट्रोल्स। जम्मू कश्मीर में जब उस समय युद्ध हुआ था, लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो जिस हिस्से को पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था,
वहीं पर यूएन में प्रस्ताव के द्वारा एक लाइन खींची गई थी, उसी लाइन को बोला गया लाइन ऑफ कंट्रोल्स। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है यानी पाक जो हिस्सा है इसमें पाकिस्तान के पास, उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, और बाकी जो 66% हिस्सा है वो भारत के पास है, और वहीं पर जो 34% हिस्सा है पाकिस्तान के पास है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके बोला जाता है। और उसी के बीच में जो लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस मिसाइल को तैनात किया जाएगा। और चाइना और भारत के बीच में जो लाइन है, जिसे यहाँ पर देखिए अक्साई चीन, ये भारत का हिस्सा है, इसे चाइना के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC, इस लाइन पर इस बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया जाएगा। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर थोड़ा जानें तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक है। 150 से 500 किलोमीटर यानी 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक ये किसी भी लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। अगर वजन की बात करें तो 350 किलोग्राम है, यानी कि 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक का पारंपरिक हथियार ये मिसाइल अपने साथ ले जा सकती है, किसी भी टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकती है। इसे बताया जा रहा है कि यह अत्यधिक बहुमुखी है, यानी विभिन्न प्रकार के हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एक एडवांस टेक्निक भी लगाई गई है। ये उड़ान के बीच में अपने प्रक्षेप पथ को बदल सकती है, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अपना पथ है, अगर इसमें से कोई भी सामने दुश्मन देश से अगर मिसाइल आती है या फिर कोई भी अवरोध सामने आता है तो ये अपने मार्ग को बदल कर फिर जाती है, अपने टारगेट को हिट करती है। तो इतनी क्वालिटीज़ इसमें डेवलप किया गया है। ये थी। इसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत का जो DRDO है, DRDO, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 1 to 1.6 मैक के स्पीड से यह लांग सकती है। ट्रेजेक्टरी पथ इसका लो है, प्लस उसके बाद यही 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये था प्रलय मिसाइल के बारे में। आगे बढ़ेंगे। धनुष गन है, आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी गन मतलब तोप है। यहाँ पर देखिए फिगर में ये धनुष आर्टिलरी गन है। इसे कंप्लीट इंडक्शन आप 114 आर्टिलरी गन, धनुष आर्टिलरी गन्स को 2026 तक सेना के रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाएगा, यानी जो भारतीय सेना की रेजिमेंट है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अगर इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो यह लगभग 155 mm का है, 155 mm का है। इसमें 45 कैलिबर्स टोड आर्टिलरी गन की रेंज है। 36 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है और विशेष गोला बारूद के साथ 38 किलोमीटर रेंज का प्रदर्शन कर सकती है। मतलब 36 किलोमीटर तक टारगेट को ये बारूद के द्वारा ध्वस्त कर सकती है। उसके बाद 3800 किलोमीटर तक इसका प्रदर्शन चेक किया गया है कि 38 किलोमीटर तक भी यह किसी भी बारूद से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। यह पहली स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की तोप है। ये पहली स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की तोप है, ध्यान रखिएगा ये भी। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा और भी बात करें तो यह जड़त्वीय नेविगेशन आधारित दृष्टि प्रणाली और ऑटो लेइंग सुविधा से सुसज्जित है। मतलब कि यह काम करती है फिर से तैयार हो जाती है वार करने के लिए। इसमें एक उन्नत टेक्नोलॉजी विकसित की गई है कि यह दिन या रात किसी भी समय यह अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है या फायर करने में सक्षम है। तो ये था धनुष मिसाइल के बारे में। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में दिया है। तो एक लाइन काल्पनिक रेखा है, ब्रंट लाइन्स। संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ब्रंट लाइन्स है क्या। तो यह ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को विभाजन करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है, जियोपॉलिटिक्स में अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में जान लेंगे एक बार कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ है क्या, किस आधार पर विभाजन किया गया है। जो ऊपर का एरिया देख रहे हैं ये है ग्लोबल नॉर्थ है। ग्लोबल नॉर्थ मतलब कि रिच कंट्रीज, मतलब कि जो अमीर देश हैं उसका विभाजन किया गया है। यहाँ पर देखिए पूरा नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, प्लस उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लिया गया है। तो यह है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब कि जो रिच कंट्री यानी कि जो अमीर देश है। वहीं नीचे जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में साउथ अमेरिका है, मैक्सिको को भी शामिल किया गया है, अफ्रीका महाद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, प्लस उसके बाद भारत है और चाइना का एरिया है और साउथ ईस्ट एशिया है। इसको बोला गया है गरीब देश, यानी कि
पुअर कंट्रीज। तो इन गरीब और अमीर देशों के विभाजन में एक काल्पनिक रेखा की गई है ब्रंट लाइन्स। तो उसमें उसको ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के रूप में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये थी ब्रंट लाइन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।